तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे आप लोगों को एक UGC नेट से रिलेटेड जो PYQ है हिस्ट्री के, वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अभी तक हमने UGC नेट के जो PYQ हैं उसमें कई सारे वीडियोज़ हमने देखा। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं दिसंबर 2013 के हिस्ट्री PYQ से संबंधित प्रश्नों का यहाँ पे हम लोग व्याख्या करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 2011 और 2012 के सारे प्रश्न पत्रों का हमने हल देखा जो UGC नेट से संबंधित है। तो मैं बता दूं कि हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित UGC नेट के कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसलिए हमारे इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं दिसंबर 2013 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास से रिलेटेड PYQ के बारे में। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे वो ये है। तो ये जो प्रश्न पत्र है मैं फिर से बता दूं, ये दिसंबर 2013 का प्रश्न पत्र है, ठीक है, जिसको अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न पत्र, इसमें टोटल 50 प्रश्न है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित किस भूगर्भीय युग है ना, किस भूगर्भ युग की विशेषता है ना। तो लेवा तकनीक जो है वो आपका बताया गया है कि ये एक तरीके से उपकरण बनाने के तकनीक होते थे। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन में है निम्न प्लेस्टोसीन, होलोसीन, उच्च प्लेस्टोसीन और मध्य प्लेस्टोसीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्लेस्टोसीन, यानी कि मध्य प्लेस्टोसीन का ही वो कालक्रम है जिसमें आपका एक तरीके से लेवी तकनीक से उपकरण बनाए जाते थे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का प्रश्न दिया गया है, जिसमें सोहागी घाट, बालाथल, भीमबेटका और बुर्जहोम को एक तरीके से आपको मिलाना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बुर्जहोम जो है वो आपका कश्मीरी नवपाषाण पात्र है। उसी तरह अगर हम भीमबेटका की बात करें तो इनका खोज VS वानकंकर ने किया था। बालाथल की अगर हम बात करें तो इनका संबंध आहार संस्कृति स्थल से है और सोहागी घाट का बात करें तो इसका संबंध SC कार्लाइल से है। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें है कि उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित कौन सा नगर एक हड़प्पा व्यापारिक बंदरगाह है, यानी कि अफगानिस्तान में अवस्थित स्थल है और हड़प्पा काल में ये एक तरीके से व्यापारिक बंदरगाह के रूप में यूज किए जाते थे। तो जैसा कि मैं बता दूं कि अफगानिस्तान में 2 ही स्थल ऐसे हैं जो आपका हड़प्पा से संबंधित है पाए गए हैं, सोर्तुगाई और मुंडीगाग। तो लेकिन यहाँ पे व्यापारिक बंदरगाह की बात करी गई है, तो व्यापारिक बंदरगाह में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोर्तुगाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो निम्नलिखित कौन सा बौद्ध ग्रंथ है ना, कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है, यानी कि कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में है महावंश, महावग, दीपवंश, महावस्तु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महावग, यानी कि महावग है एक ग्रंथ है जिसमें बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित किस हिंदू यूनानी शासक है ना, किस हिंदू यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिस पर कृष्ण और बलराम, ठीक है, कृष्ण और बलराम की आकृतियां बनी थी, है ना। तो इनमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन में है मिनांडर, आगाथोक्लिस और हेलियोक्लिक्स और आर्केबियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगाथोक्लिक्स, है ना। तो यही वो शासक थे, हिंद यूनानी शासक, जिनके सिक्के पर कृष्ण और बलराम की आकृतियां देखने को मिलती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, जिसमें है कि नागों से संबंधित निम्नलिखित किन स्थलों पर नागराज दधिकर्ण है ना, नागराज दधिकर्ण का मंदिर स्थित है, यानी कि कौन सा स्थल है जहां पे नागराज दधिकर्ण का मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन में है पद्मावती, कांतिपुरी, मथुरा और राजगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मथुरा, यानी मथुरा में आपका नागराज दधिकर्ण का मंदिर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया गया है ना, यानी कि सॉरी
कि निम्नांकित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतार की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया गया है, यानी कि बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को विष्णु का अवतार एक तरीके से माना गया है। तो इसका जो ऑप्शन है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, कुर्म पुराण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायु पुराण। वायु पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो निम्नांकित किस स्थल से शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो किस स्थल से, ऑप्शन में है कांची, भोजपुर, गुडीमल्लम, खोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुडीमल्लम। और ये आपका किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यहीं से आपके शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है ना, यानी कौन से दक्षिण भारतीय मंदिर है जिसमें आपका भित्ति चित्र उपलब्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, नर्तमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर और श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नर्तमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर। यही वो दक्षिण भारतीय मंदिर है जिसमें भित्ति चित्र उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित पाल शासकों का यहाँ पे दिया गया है और पाल शासकों को तिथि क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करने का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि कौन से पाल शासक सबसे पहले आए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑप्शन में दिया है राज्यपाल, नारायण पाल, देवपाल, गोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो गोपाल जो था वो एक तरीके से पाल वंश के संस्थापकों में से एक थे। तो यहाँ पे सबसे पहले गोपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सी में है हमारा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पहले गोपाल, फिर देवपाल, फिर नारायण पाल, फिर राज्यपाल। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 प्रश्नों के इस श्रृंखला को देखा। अगले प्रश्न में अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कुछ ग्रंथ दिए गए हैं और इधर आपके लेखक दिए गए हैं। तो इस ग्रंथों को उनके लेखकों से यहाँ पे क्या करना है, एक तरीके से सुमेलित करने की बात कही गई है कि कौन से ग्रंथ किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो भानुमति, शालिहोत्र, वृक्षायुर्वेद और चिकित्सा सार संग्रह, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो भानुमति जो है वो आपका किनके है, तो चक्रपाणि दत्त का है, ठीक है। भानुमति आपका चक्रपाणि दत्त का है, ठीक है। अगर हम बात करें शालिहोत्र की, तो शालिहोत्र जो है वो आपका भोज के हैं, है ना, यानी कि भोज द्वारा लिखा गया है। वृक्षायुर्वेद की अगर हम बात करें तो वृक्षायुर्वेद एक तरीके से सुरेश्वर के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम चिकित्सा सार संग्रह की बात करें तो ये किनकी रचना है, ये वंगसेन की रचना है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1342 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई है ना। तो यहाँ पे शासक दिए गए हैं और उसके यहाँ पे राजवंश दिए गए, कौन से शासक किस राजवंश से संबंधित है उन्हीं को आपको एक तरीके से सुमेलित करना है। तो जैसा कि हम लोग सिंह विष्णु के बारे में हम लोग जानते हैं, ये पल्लव शासक हैं, ठीक है। सिंह विष्णु पल्लव शासक हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें तो सिंह विष्णु पल्लव शासक हैं। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं उदयन जेराल की अगर हम बात करें तो उदयन जेराल की बात करें तो ये हमारा चेर शासक हुआ करते हैं ना, चेर शासक हैं। उसके बाद हम करिकाल की बात करें तो करिकाल हमारा चोल शासक हुआ करते हैं। और अगर हम नेदियोन की बात करें तो ये हमारा पांड्य शासक है, ठीक है। और सिंह विष्णु अगर बात करें तो वो पल्लव शासक हैं। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4213 ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, 13वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ भी आपके लेखक दिए गए हैं और यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं कि कौन से लेखक किस ग्रंथ के रचयिता हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो जीमूत वाहन, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीमूत वाहन जो है वो आपका किनकी रचना की थी, तो दायभाग, है ना। तो दायभाग जो है वो किनकी रचना है, जीमूत वाहन की रचना है, ठीक है। दायभाग अगर हम बात करें तो जीमूत वाहन की रचना है। उसके बाद अगर हम बात करें गोविंदराज की रचना है मनुटिका, ठीक है, मनुटिका। अगर हम बात करें विज्ञानेश्वर, ठीक है,
अगर हम बात करें किनकी, विज्ञानेश्वर की बात करें तो विज्ञानेश्वर की बात करें तो विज्ञानेश्वर आपका मिताक्षरा लिखे हैं, ठीक है। और देवन भट्ट की बात करें तो इनकी रचना है स्मृति चंद्रिका। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि दाय भाग किनकी रचना है, जीमूतवाहन की रचना है, मनुटिका किनकी रचना है, गोविंदराज की रचना है, मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की रचना है, और स्मृति चंद्रिका किनकी रचना है, देवन भट्ट की रचना है। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3142। 3142 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का बात कहा गया है ना। तो यहाँ पे मंदिर निर्माण की शैली दी गई है और यहाँ पे मंदिर दिया गया है कि किस मंदिर का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है, वही आपको यहाँ पे चिन्हित करना है या फिर अगर कहें तो सुमेलित करना है ना। तो एक तरीके से हम बात करें तो नागर शैली में सोनक का नीलकंठ महादेव मंदिर जी का निर्माण किया गया है, ये नागर शैली में किया गया है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें द्रविड़ शैली की तो द्रविड़ शैली में किनकी रचना किनको निर्माण किया गया है, तो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें चालुक्य की तो चालुक्य शैली में आपका लकुडी स्थित जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। विजातीय शैली की अगर हम बात करें तो इस शैली में आपका पहाड़पुर स्थित मंदिर का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी शैलियाँ कौन कौन से मंदिरों के निर्माण में प्रयुक्त हुई थी, उसके बारे में यहाँ पे सूची दी गई थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3412 है ना, 3421 से आपका चालुक्य का जो है वो है आपका लकुलिड का मंदिर है ना, लकुलिडी स्थित जैन मंदिर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, है ना। तो कथन में कहा गया है कि गुप्तोत्तर कालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियों का नामकरण क्षेत्र विशेष में राज्य कर रहे राजवंशों के नामों पर आधारित है। यानी कि 15 नंबर प्रश्न में यहाँ पे ये बात कही गई है, तो ये बिल्कुल सत्य है आपका, ठीक है। तो गुप्तोत्तर कालीन राजवंशों के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे, तो ये तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से कथन सही है लेकिन कारण आपका क्या है, गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा एक तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 16वां नंबर प्रश्न की तो 16वां नंबर प्रश्न में हम देख सकते हैं कि दिया क्या है कि अल बरूनी है ना, ये यात्री थे। तो अल बरूनी के अनुसार अंतजय थे, ठीक है। तो अल बरूनी के अनुसार अंतजय कौन हुआ करते थे। तो ऑप्शन में दिया है हादी, डोम और चंडाल जाति के लोग, वैश्याएं, और सी में है शूद्रों से निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ और विदेशी। तो जैसा कि बता दें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अंतजय सामान्यतः वो होते थे जो शूद्रों से भी निम्न जाति के लोग माने जाते थे। इनको किसी भी वर्ण में नहीं रखा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण से बाहर होते थे, इसलिए इन्हें शूद्रों से भी निम्न माना गया है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंत्यजय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 17 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि इलवरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पावोस और नौरोज प्रारंभ करवाए वह था। तो ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, बहराम शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बलबन ही था जिसने सिजदा, पावोस और नौरोज की प्रथा को प्रारंभ करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं तो इसमें भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, है ना। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। पहला है कि तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारा सही है, तुर्कों ने ये नहीं किया था। नेक्स्ट अगर बात करें कारण की तो उन्होंने ज्यामितीय एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पर कुरानों की आयतों का अंकित किया। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि उन्होंने एक तरीके से मानवीय और पशु आकृतियों को अंकित ना करके कुरानों के आयतों को उन्होंने एक तरीके से अंकित किया था। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न हमें बहुत सारे देखने को
मिलते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं, आदाब उल हर्ब व अल सुजात ये किन की रचना है? तो ये रचना है आपका फ़ख्र ए मुदविर की रचना है। तबकात ए नासरी है ना, तबकात ए नासरी किन की रचना है? मिनहाज उस सिराज की रचना है। तारीख ए जहांगुसा, तारीख ए जहांगुसा की अगर हम बात करें, तारीख ए जहांगुसा की बात करें तो ये किन की रचना है? ये है आता मलिक जुवैनी की रचना है। और तारीख ए फिरोज़शाही तो हम लोग जानते हैं जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जिसमें 20वां प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो है इक्ता-ए तमालिक, मजलिस-ए खलवत, महसूल इक्ता-ए इस्तागिल। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इक्ता-ए तमालिक का संबंध हो जाएगा आपका वंशीय इक्ता से। ठीक है, मजलिस-ए खलवत जो है इसका संबंध आपका हो जाएगा राजा और उच्च अधिकारियों के बीच जो गुप्त बैठक होती थी उसे मजलिस-ए खलवत कहा जाता था। महसूल की अगर हम बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा प्रांतों की जो कुल आय होती थी उनसे संबंधित हो जाएगा। और इक्ता-ए इस्तागिल की अगर हम लोग बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा लघुकालिक फौजदारी से, लघुकालिक फौजदारी से। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एक तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं 21वां नंबर की, तो सीकदार था, है ना। तो ऑप्शन में है कि ग्राम पटवारियों का मुखिया, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, परगना का खजांची, व्यापारिक गतिविधियों की देखभाल करने वाला। तो अगर हम बात करें सीकदार की, तो सीकदार जो था वो एक तरीके से परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था। ठीक है, जो बलबन के द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कथन यह कह रहा है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। तो अगर हम बात करें तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, कारण में है कि संस्कृति समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए। तो ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 22 प्रश्नों की ये श्रृंखला देखी। नेक्स्ट अगर हम बात करें 23rd नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसमें है शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी, यानी कि शेख नूरुद्दीन किनसे संबंधित हैं? तो 23rd नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेख नूरुद्दीन यहाँ पे ऑप्शन में कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की, अजमेर में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की, बिहार में सूफियों के फिरदौसी सिलसिले की, मुल्तान में सूफियों के सोहरावर्दी सिलसिले की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? ठीक है, उलेमा और सुल्तान के बीच संबंध। तो पहला है कि उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी। ये आपका सही कथन को चुनना है। उलेमा ने सुल्तान को देवी शब्दों को व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी। उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छानुसार छोड़ नहीं सकता था। और लास्ट में है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, 25वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया, है ना। तो बहमनी साम्राज्य का जो वृत्तांत दिए थे तो उसमें से कौन थे? रॉल्फ फिच, निकोले कोंटी, ए निकितिन और एफ नुदनीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए निकितिन। ठीक है, रूसी यात्री थे ए निकितिन। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में मावरून नगर नहर कहलाता था? ठीक है, मध्य एशिया का ऑप्शन है फरगना, खुरासान, फारिजम, ट्रांस ओक्सियाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांस ओक्सियाना। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है कि हुमायूं को खगोल शास्त्र और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। दूसरा है कि हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करते थे। तो ये आपका सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से था राज्य का राजकीय धर्म, हिंदू और इस्लाम का सम्मिश्रण, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना, लोगों को एक उत्कृष्ट धर्म देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। तो जो दीन ए इलाही है वो किनके द्वारा शुरू किया गया था?
तो वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1581 में आपका ये शुरू हुआ था दीन इलाही अकबर के द्वारा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें है कि सामान्य आंकलन के अनुसार 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था, है ना। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में ग्रामीण जनसंख्या भारत में कितनी प्रतिशत थी, है ना। 29 नंबर अगर प्रश्न की हम लोग बात करें तो ऑप्शन है कि लगभग, आपका करेक्ट आंसर है लगभग 85% जनसंख्या। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, राठौर विद्रोह से संबंधित प्रश्न है कि राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 की अगर हम लोग बात करें तो आपका करेक्ट आंसर चुनना है। ठीक है, कि कौन से आपका सही है ना। सही कथन के बारे में यहाँ पर आपको चुनना है। 30 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया, ये आपका सही है। राठौर विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौर और मेवाड़ के राणा राज सिंह ने समर्थन दिया, ये आपका सही हो जाएगा। तो 2 और 4 आपका सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पे कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करने का प्रश्न दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं। रिंग फेंस की नीति, समान संघ नीति, अधीनस्थ संघ नीति, अधीनस्थ पार्थक्य नीति की बात यहाँ पे करी गई है। तो रिंग फेंस की नीति, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिंग फेंस की नीति 1765 से लेकर के आपका, है ना, 1765 से लेकर के 1813 तक रिंग फेंस की नीति चला था। समान संघ की नीति अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1935 का है। ठीक है, अधीनस्थ संघ नीति की अगर वो बात करें तो 1858 से लेकर के, है ना, 1858 से लेकर के एक तरीके से 1858 के आसपास के हैं। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो है वो आपका 1813 से लेकर के 1858 की नीति है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वो हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या है, काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है ना। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए चीन के व्यापार पर एकाधिकार को खो दिया था। तो 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर, 1893 का चार्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1813 के चार्टर पे सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को खत्म कर दिए गए थे, केवल चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था 1813 के चार्टर में, लेकिन वह भी चीन के साथ भी एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर के माध्यम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें 33 प्रश्नों की, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को आपको चूज करना है। तो ऑप्शन में है कि अमृत बाजार पत्रिका मूलतः एक बंगाली समाचार पत्र था। चंद भाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। बॉम्बे टाइम्स का नाम ही टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट गलत स्टेटमेंट यहाँ पे चुनने को कह रहा है, तो इसका जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 34 नंबर प्रश्न की, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इलाहाबाद की संधि आपका 1765 में बक्सर युद्ध के बाद होता है। उसी तरह अगर हम बात करें मद्रास की संधि, तो ये आपका 1769 में हो जाता है। ठीक है, पुरंदर की संधि की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 1784 में, और मंगलोर की संधि 1776 में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2143, है ना, 21, एक मिनट, पुरंदर की संधि 34 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो पुरंदर की संधि आपका हो जाएगा 1776, सॉरी, यानी कि एक मिनट, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिर से, है ना। तो हाँ, पुरंदर की संधि आपका 1776 हो जाएगा, है ना, सी का ऑप्शन नंबर 3, और आपका मैंगलोर का हो जाएगा 1784। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है,
तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कथन में दिया गया है कि उपनिवेशवाद की संक्रमण प्रक्रिया 1757 से 1856 लगभग एक शताब्दी से चल रही थी। कारण में दिया गया है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो प्रत्यक्षता उनके नियंत्रण में थी। तो 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो ए तो आपका सही है, लेकिन ए आर क्या है, गलत है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें है कि 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह में कृषकों ने भी भाग लिया था। क्या कारण था? तो असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग की जा रही थी, ये सही है। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया, ये भी सही है। नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे, सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो सर सैयद अहमद खां की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु 1898 ईस्वी में हुई थी, है ना। और आपका जॉर्ज पंचम का सम्मान में दिल्ली में राज सिंहासन का दरबार का आयोजन 1911 में ही किया गया था। तो ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें तो आपका ए का 2 यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो बी का आपका 3 हो जाएगा, यानी कि मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन विली की गोली मारकर हत्या करी 1909 में, और चापेकर बंधुओं ने क्रूर प्लेग आयुक्त रोड और लेजिस्लेटिव अरेस्ट की हत्या की थी, तो 1897 में हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 38 नंबर प्रश्न की, तो जिसमें भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कथन में दिए गए हैं कि मैकाले की विधि आयोग जो 1860 में गठित हुई, उसने भारत में के पूर्वी निरंकुशवाद की धरती को के विचार को मिटा दिया। तो 38 में अगर हम लोग बात करें तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण है कि समता और न्याय को निरंकुश शासकों के अंध और कठोर न्याय के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। तो कारण भी आपका सही है, तो और दोनों की व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बहराम जी एम मालाबारी, है ना, तो ये एक तरीके से पारसी समाज सुधारक थे। धोंडो केशव कर्वे, है ना। 39 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो धोंडो केशव कर्वे का संबंध नारी मुक्ति से है, ठीक है। कंडूरी वीरेश सिंगलम की बात करें हम लोग, है ना, कंडूरी वीरेश सिंगलम की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, है ना। तो कंडूरी वीरे सिंगलम की अगर हम लोग बात करें 39 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, और गुरजादा अप्पा राव का संबंध हो जाएगा कन्या शुल्कम से। तो इस तरीके से 39 नंबर जो प्रश्न है उनका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो 40वां में कि निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं थे, ठीक है। 40 नंबर अगर हम लोग प्रश्न की बात करें तो 40 नंबर में कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए के एम पात्रो, रामास्वामी नायकर, तनगुट्री प्रकाशम और राजा राम रेनियर। तो कौन जस्टिस पार्टी से आपका यहाँ पे संबंध नहीं रखते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 40 नंबर प्रश्न की हम लोग ऑप्शन में है कि के एम पात्रो, रामास्वामी नायकर और तनगुट्री प्रकाशम और राजा राम रेनीनगर। तो इसका आंसर हम बाद में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे यह है कि नाभा और जिंद के शासकों ने रंजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने किले, अपने भूभाग, कीमती उपहार, अपने घोड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीमती उपहार हो जाएगा, ठीक है, कीमती उपहार। नेक्स्ट अगर 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो उस पत्रिका के नाम का चयन कीजिए जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, हरिजन, यंग इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन मिरर। तो इंडियन मिरर आपका हो जाएगा, है ना, इंडियन मिरर। तो इसका जो हो गया वो 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा ये प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर के जी के द्वारा ये संचालित की गई थी। अगर हम 43 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, 43वां नंबर की अगर हम लोग बात करें
तो इसमें क्या है कि देसी रियासत और तोपों की सलामी का अधिकार। तो ऑप्शन में यहाँ पे 43 का हो जाएगा। सांगली को 9 तोपों को सलामी देने का अधिकार था। ग्वालियर की बात करें तो इसको 21 तोपों की सलामी देने का अधिकार था। धौलपुर की बात करें तो 15 तोप की, और कच्छ की बात करें तो ये 17 तोप की। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्लीमेंट एटली, माउंटबेटन, लॉर्ड लिंथिगो, वेवेल। ठीक है, यानी कि कौन किन से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं क्लीमेंट एटली का संबंध कैबिनेट मिशन से है, और माउंटबेटन का संबंध प्लान बाल्कन से है, लॉर्ड लिंथिगो का संबंध अगस्त ऑफर से है, और वेवेल का संबंध आपका ब्रेकडाउन प्लान से है। तो इस तरीके से हमारा जो 44 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा। यानी कि भारत का जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद तुरंत कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो विभाजन के बाद सीमाओं का व्यवस्थापन, सिविल सेवा कार्मिकों का विभाजन, सैन्य परिसंपत्ति का विभाजन, सांप्रदायिक और शरणार्थी समस्या। जब देश का विभाजन हुआ तो सबसे बड़ी समस्या थी सांप्रदायिक और शरणार्थी समस्या की। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 46 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो लूसियन फेवररे ये किनके, ये जो है वो द रीजन्स ऑफ फ्रांस, फ्रेके कॉम्टे के इनकी रचना है। ठीक है, अगर हम बात करें 46 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें मैक्स ब्लॉक की, तो मैक्स ब्लॉक जो है वो आपका किनकी द हिस्टोरियन क्राफ्ट के लेखक हैं, और एमानुअल एल आर लडूरी ये किनकी रचना है, ये कौन सी पुस्तक लिखे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये द पीजेंट ऑफ लैंग्यूडोक इनकी रचना है। ठीक है, और फर्नांड ब्रडल की रचना है द मेडिटेरेनियन। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं 47 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इतिहास लेखन में प्रगति का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, प्रगतिवाद का विचार, तो ऑप्शन है रूमानीवाद, प्रबोध, उत्तर आधुनिकतावाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रबोध, यानी कि इनलाइटनमेंट से संबंधित है। 48 की बात करें तो समग्र इतिहास यानी कि टोटल हिस्ट्री की संकल्पना निम्नलिखित इतिहास लेखन विचारधारा में किससे संबंधित है। तो ये जो आपका संबंध है ऑप्शन में मार्क्सवादी, प्रत्यक्षवादी, कालवृत्त, मध्यवर्ती यानी सबाल्टर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालवृत्त विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो गुट निरपेक्ष की नीति के प्रमुख निर्धारक थे। ऑप्शन में है नक्सलवाद का विरोध, राजतंत्र का विरोध, ए और बी दोनों, उसमें कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दिया गया है कि द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 50 नंबर का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी.एफ. फ्लेमिंग हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी टोटल 50 प्रश्नों की इस श्रृंखला को देखा, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रश्न जो हमारा उसका उत्तर यहाँ पे छूट गया है। तो एक प्रश्न जो 40वां नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, तो 40वां नंबर प्रश्न जो है उसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो जो प्रश्न यहाँ पे 40 दिए गए हैं, है ना, 40वां नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बता दूं कि हमारे ये जो चैनल है पाठ्यकला, है ना, तो इस पे आप लोगों को यूजीसी नेट से रिलेटेड अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे PYQ सीरीज हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पे इस सीरीज में चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 2011 से लेकर के 2024 तक के सारे PYQ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज़ आगामी जो यूजीसी नेट है उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, इसलिए आप लोग इस सीरीज़ से जितना जल्दी हो सके जुड़ सकें और इससे रिवीजन करने में कहीं ना कहीं ये आप लोगों का सहायक सिद्ध होगा। तो इसलिए हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सारे कंटेंट आपको चाहिए जो आपको एग्जामिनेशन में मदद करे। तो इसके लिए हमारे इस वीडियोज़ को देखें और हमारे इस चैनल से जुड़े, और इस वीडियोज़ को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।